नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। केंद्र सरकार ने किसानों को कल की बजाय अब 30 तारीख को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, यानी अब मंगलवार की जगह बुधवार को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसानों की अगली बातचीत होगी। किसानों ने इससे पहले सरकार के प्रस्ताव पर जवाबी चिट्ठी में मंगलवार 29 दिसंबर को 11 बजे की बातचीत का प्रस्ताव रखा था। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की तरफ से भेजे गए खत के मुताबिक बैठक में नए कृषि कानूनों के अलावा एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रदूषण के लिए लाए गए अध्यादेश पर चर्चा होगी। इस खत में लिखा गया है कि भारत सरकार समस्या का तर्कपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए कटिबद्ध है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर, जो अमित शाह के निवास पर हैं। मुकेश सिंह सेंगर सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शरद शर्मा दिल्ली के बाकी इलाकों का हाल हमें बताएंगे। हिमांशु, वहां पे क्या हो रहा है? केंद्र सरकार का ये प्रस्ताव गया है, अब एक दिन आगे टल गई है बातचीत। किसानों के प्रस्ताव के मुताबिक 29 को बात होनी थी, और क्या खबर है इस तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें जो छठे दौर की बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने का जो प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से भेजा गया है, जो कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने भेजा है, उस दौरान उस नए दौर की बातचीत में सरकार का एजेंडा क्या होगा और कृषि मंत्री और जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो भारत सरकार की तरफ से क्या क्या किन किन मुद्दों को किसान संगठनों के सामने रखेंगे जब आमने सामने बातचीत होगी, इस पर एक मुख्य तौर पर बातचीत हुई है। देखिए, आज 2-3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी रहा। आज कृषि मंत्री ने 2 अलग अलग संगठन के लोगों के साथ मुलाकात की है और एक कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज हैं जो रूरल एरियाज में काम करते हैं, उनको संबोधित भी किया है कृषि मंत्री ने। और उसमें ये कहा है कि कुछ लोग हैं जो किसान संगठनों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कोशिश है कि बातचीत के जरिए किसानों को फिर से इंगेज किया जाए और सरकार को उम्मीद है कि इसका कोई हल ज़रूर निकलेगा। लेकिन साथ में उन्होंने वो बात को फिर दोहराया है जिसको जरूर नाराज कर सकता है किसान संगठनों को, कि जो नए कानून हैं वो किसानों के हित में हैं और सबके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही ये नए कानून लाए गए हैं। और प्रधानमंत्री ने आज किसान रेल का भी जो 100वां किसान रेल सेवा है उसको आज फ्लैग ऑफ किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों ने जो अपना अपना पक्ष है उसको बहुत ही मजबूती से एक दूसरे के सामने रखने का फैसला किया है और साथ में अपनी मांगों को दोहराया है, एक दूसरे को अलग अलग तरीके से मैसेजेस भी दिए हैं। और मुझे लगता है कि इसलिए अभी कहना बहुत मुश्किल है कि जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश बातचीत के जरिए एक बार फिर करने की जो एक पहल हो रही है वो कितना आगे बढ़ पाएगी गतिरोध को खत्म करने में। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी दोनों ही पक्षों ने एक बार फिर ये रजामंदी ज़रूर जताई है कि वो आमने सामने बैठेंगे और फिर से जिन मुद्दों पर गतिरोध है उन पर आमने सामने बात करेंगे। बिल्कुल, आमने सामने बात करने के लिए तैयार हैं। कल ही हमने बात की थी किसान संगठन, किसान नेताओं से, तो राकेश टिकैत का भी ये कहना था कि ये नहीं दिखना चाहिए कि किसान जो है वो बात नहीं करना चाहते हैं। तो किसान बात कर रहे हैं, पर किसान जो है इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि बात तीनों कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए, एमएसपी पर कानून आना चाहिए। तो इस पर जो सिंघू बॉर्डर पे किसान मौजूद हैं, मुकेश, वो क्या कह रहे हैं? अब एक तो तारीख टली है, जो जिस शर्तों के साथ उन्होंने बातचीत के लिए, अगले दौर की बातचीत के लिए प्रस्ताव रखा है, बात फिर हो रही है, पर क्या उम्मीद है किसानों को इससे? देखिए, ये तो तय है कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में 30 दिसंबर को बातचीत होगी, लेकिन किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस बातचीत से कुछ निकल पाएगा, क्योंकि सरकार लगातार इस नए कृषि बिल का पक्ष ले रही है और वो बता रही है कि जो नया कृषि बिल है वो किसानों के हित में है। लेकिन किसान जो है सीधी सीधी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार नया कृषि बिल खारिज करे और सरकार और जो किसानों ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें सबसे पहली मांग ही रखी है। तो कुल मिलाकर अभी जो पंजाब के किसान हैं जिसमें 32 जत्थे हैं, उनकी एक मीटिंग चल रही है। हालांकि आज ये कहा गया है कि किसानों की ओर से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी,
लेकिन मीटिंग के बाद हो सकता है कि कोई किसान नेता देर रात आज मीडिया को बताए कि क्या वो मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर कल वो मीडिया को ब्रीफ करें। लेकिन फिलहाल जो पंजाब के किसान हैं उनकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद तय होगा कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन अभी तक की बातचीत से ऐसा लगता है कि किसान सरकार से 30 तारीख को बातचीत करने जाएंगे। मेरे साथ एक किसान हैं जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल हमारा नाम है। एमपी जिला डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से आया हूँ मैं। अच्छा, जो अपना राष्ट्रीय महासभा अध्यक्ष है चलता है, उसका मैं राष्ट्रीय अपने जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ 6 तारीख से हूँ। अच्छा, अभी जो एक सरकार ने बोला है कि आप 30 तारीख को आइए और बातचीत कीजिए 2 बजे, तो आपको लगता है कि जो इस बार की बातचीत होगी वो निर्णायक होगी, क्योंकि पहले जो बातचीत हुई है वो सफल नहीं हो पाई? देखिए, आज तक जितनी भी बातचीत हुई हैं तो कभी अमित शाह जी के फार्म हाउस पर हुई हैं, कभी अपने तोमर जी के निवास पर हुई हैं। पहले तो सरकार यह नीति पर आए। नीति क्या कहती है कि हम जब किसानों के लिए कृषि भवन बना है अपना दिल्ली राजधानी में, तो वहाँ हमारी कृषि भवन में हम सब किसानों की वार्ता हो, वहीं हमारी जो समस्याएं वहीं सुनी जाए और उस पर निर्णय लिया। आपको क्या लगता है कि जो मीटिंग होगी वो इस बार की मीटिंग में कोई निकल पाएगा? क्योंकि अभी आर या पार, नो पॉइंट ऑफ मीटिंग। ये सिख इकट्ठे हुए कहाँ से हैं, उनको जब दर्द ही नहीं इस चीज़ का कि बच्चों को लेके, बीवियों को लेके डटे पड़े हैं। किसके लिए डटे पड़े हैं? हम सब लोगों के लिए। अगर उनको इतनी भी शर्म नहीं आती तो अब क्या करेंगे? बैठे हम तो बैठे रहेंगे। वो बैठे 10 लाख का सूट पहन के बैठा रहे। अगर सरकार इस बातचीत से कोई मसला हल होता है अच्छी बात है, नहीं तो हम तो इधर में डटे हैं और डटे हैं। नहीं, मसला नहीं हल होना, ये तो लंबा कर रहे हैं कि सरदार भाग जाएंगे। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, वो कौम है ये भागने वाली कौम नहीं है। अपनी मांग पूरी होने तक यहीं रहेंगे। हाँ जी, हम तो उनकी मांग भर देंगे अगर उनकी कोई मांग है तो। नहीं, सरकार क्या कहती है? तो आप देखें कि यहाँ पर जो तमाम किसान नेता हैं और जो किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका कहना ये है कि सरकार जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करती वो डटे रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि अब 30 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ निकल पाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। जी, और हमारे साथ शरद भी जुड़े हुए हैं। इधर दिल्ली सरकार जो है वो भी शरद किसानों के साथ नजर आई है खड़ी हुई, और केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे। लगातार इस मुद्दे को लेकर अब हमलावर है केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार भी। वैसे आप जहां पर हैं इस वक्त, क्या खबर है वहां से? देखिए, कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है, एक तो दिल्ली सरकार तो साथ में है ही। हमने देखा है लगातार, जैसे आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल हों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हों, ये लगातार जो है किसानों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी तस्वीर है दिल्ली की, वो इस समय ये हो गई है कि जहां एक तरफ मौसम जो है वो किसानों के खिलाफ जा रहा है, यानी ठंड जो है एक बार फिर बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में ठंड कुछ कम हुई थी, लेकिन जो अभी का माहौल है दिल्ली का, वो किसानों के कुछ पक्ष में जा रहा है। वो ऐसे कि दिल्ली जो है वो अभी एक तरह से नए साल के मूड में चली गई है। आप सड़कों पे जाइए, आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं देखेगा। थोड़ा बहुत ट्रैफिक पहले हो रहा था, लेकिन जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है उन्होंने आदेश जारी किया और ये कहा कि बेमतलब बैरिकेडिंग मत कीजिए, उससे जाम लग रहा है। और ये जाम असल में लग रहा था इसी वजह से क्योंकि जबरदस्ती बैरिकेडिंग की हुई थी और लोग ये सोच रहे थे कि किसान आंदोलन हो रहा है, वो उसकी वजह से जगह जगह जाम की स्थिति बन रही है। जबकि सच बात यह है कि किसानों की वजह से तो जो दिल्ली में एंट्री हो रही है थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत आ रही है। दिल्ली के अंदर का ट्रैफिक उसकी वजह से बाधित नहीं हो रहा था। तो अब क्योंकि बाजार भी इस समय खाली पड़े हैं, ठंड का मौसम है, कोरोना भी है, तो इस वजह से आम सेंटिमेंट जो है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जाम नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए किसानों के खिलाफ जो है कोई खास ऐसी नाराजगी जो है आम लोगों में कम से कम जाम की वजह से नहीं दिखाई दे रही है। जी, शुक्रिया आपका शरद, मुकेश और हिमांशु इस बातचीत के लिए। अब एक दफ़ा फिर लोगों की उम्मीद या इस सब तमाम निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि 30 तारीख को जो दोबारा बातचीत होगी केंद्र सरकार में और किसानों की प्रतिनिधि जो वहां जाएंगे, तो क्या उससे कोई रास्ता निकलता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही रुख जो है वो कड़ा है। बातचीत भले ही हो रही हो। दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी कांग्रेस ने बिगुल फूंकने की तैयारी की थी, लेकिन आंदोलन आपसी गुटबाजी में उलझ कर रह गया। 28 दिसंबर यानी कि आज विधानसभा सत्र के पहले दिन किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा का घेराव करने की पार्टी ने योजना बनाई थी, लेकिन पहले तो सर्वदलीय बैठक में विधानसभा स्थगित करने की मंजूरी दे दी। फिर ट्रैक्टर आंदोलन
को मौन आंदोलन में तब्दील कर दिया। इस बीच विपक्ष के आंदोलन से बेफिक्री का दावा करने वाली बीजेपी ने मीडिया को भी विधानसभा परिसर पहुंचने से रोक दिया। कांग्रेस की योजना ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा घेरने की थी, लेकिन बाद में खिलौना लेकर मौन धरने पर बैठना पड़ा। कांग्रेस ने आंदोलन की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को दी थी। सरकार ने पहले विधानसभा परिसर के आसपास धारा 144 लागू कर भारी वाहनों के प्रवेश पर बैन लगा दिया। फिर भी अरुण यादव ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली बुलवा ली, लेकिन बाद में सर्वदलीय बैठक में विधानसभा सत्र स्थगित करने का फैसला हो गया। ट्रैक्टर घर में ही खड़े रह गए। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कल की विधानसभा सेशन के बारे में। इसमें यह तय हुआ है कि विधानसभा का सेशन स्थगित किया जाता है। हालांकि अरुण यादव ने दावा किया था भले सत्र स्थगित हो गया हो, लेकिन घेराव होगा। जो काला कानून है इसके विरोध में जो हमारा कल धरना प्रदर्शन होने वाला है वो यथावत है। लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बदलकर मौन धरने का फैसला कर लिया। इसे देखते हुए वापस कांग्रेस में गुटबाजी की बात उठी। वो कांग्रेस की संस्कृति है गुटबाजी, वो गुटों के हिसाब से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी रचना इस तरह की है, तो इसको लगने की क्या बात है। तो इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उनके मतभेद सार्वजनिक होते रहे, होते रहेंगे। वो लोग मौन धरना दे रहे हैं जिन्होंने किसान को धोखा दिया है और मध्य प्रदेश में ही धोखा दिया है। वो जो इटली चले गए, बाबा वो कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो लोग धरना दे रहे हैं सारे के सारे। जो उस धोखे पर जीत के आए वो लोग धरना दे रहे हैं, तो हो सकता है माफी मांग रहे हो गांधी जी से। हालांकि पार्टी का कहना है सब ठीक है, वो किसानों के साथ है। विपक्ष पूरी ताकत से पूरी ईमानदारी से किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पहले भी थी, आज भी और भविष्य में। जब जब किसानों के ऊपर कोई भी आफत आएगी कांग्रेस पार्टी हमेशा ढाल बन के उनके सामने खड़ी रहेगी। और इन तीनों कृषि कानूनों का हम लोग पूरी तरीके से हम लोग विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे दिनों में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके निर्देश और मार्गदर्शन अनुसार आगे की रूपरेखा तैयार। वैसे बीजेपी सरकार चाहे लाख दावा करे कि उसे प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत तो यही था कि प्रदर्शन की तस्वीरें न दिखें। इसके लिए उसने पूरे अमले की तैनाती कर दी थी। सर कोई आदेश है क्या यहाँ पर हम लोगों को भी नहीं जाने देने का? ये मीडिया की लिस्ट है मेरे पास। अच्छा। जो इसमें जिनको अलाउ है नाम है उनके। अच्छा वो वही जाएंगे। तो इसमें किन के नाम है मीडिया से? बहुत ज़्यादा आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। नहीं, इंटरव्यू नहीं, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हम लोगों को जाने नहीं दिया। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, सॉरी। मतलब सिर्फ एक लिस्ट दी गई है। आई एम नॉट अलाउड टू से समथिंग। ओके, ठीक है। सरकार का कहना है कि वो कांग्रेस के प्रदर्शन से परेशान नहीं है, व्यथित नहीं है। हालांकि ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर देंगी, क्योंकि विधानसभा जाने वाली सारी सड़कें बंद कर दी गई हैं, यहाँ तक कि मीडिया का भी प्रवेश बंद है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में एक ब्रेक के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आज काफ़ी ज़बरदस्त हंगामा हो गया और बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। इसी बीच बीजेपी के पार्षद 13,000 करोड़ के बकाया फंड की मांग के पोस्टर सदन में लहराने लगे, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 2500 करोड़ के घोटाले के आरोप वाले पोस्टर लहराने शुरू किए और इसके बाद दोनों के बीच में टकराव होकर हंगामा बढ़ गया। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, इस दौरान क्या हुआ? दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और शहर में भी जगह जगह ये होर्डिंग्स देखी जा सकती है, 1300 करोड़ हो या 2500 करोड़ हो। ये होर्डिंग्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर पहले भी देखी जा रही हैं। तो 13,000 करोड़ बनाम 2500 करोड़ का जो घोटाले का हंगामा है वो आज यहाँ भी पहुँच चुका है। किस तरह का हंगामा ये रहा और क्या हुआ अंदर में?
नगमा, ये लगातार जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों और सरकार के साथ टकराव चल रहा है, किसानों और केंद्र सरकार के बीच, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पिछले कई दिनों से, हमें कहेंगे लगभग महीने भर से, जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है तब से ही ये टकराव आम आदमी पार्टी बीजेपी का चल रहा है। काफी कुछ तो आपने बता दिया कि किस तरह से शुरुआत हुई थी, और बीजेपी कह रही है कि 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार एमसीडी का रिलीज नहीं कर रही है, आप कब दोगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2500 करोड़ का घोटाला हो गया है। तो ये सब चल रहा था, और इसी दौरान जो है जब हंगामा चल रहा था तो कुछ पार्षदों ने अपने जूते चप्पल निकाल लिए। तो अब इसके और इसमें वीडियो में दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जिनके हाथ में चप्पल है। तो जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने, जो पूर्व महापौर हैं और कुछ पार्षद हैं, उन लोगों ने धक्का मुक्की करी, थप्पड़ मारा है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जबकि जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि इन्होंने बदतमीजी करी है और सदन की मर्यादा को इन्होंने ताक पर रखा है, इसलिए दो विधायक जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो निलंबित कर दिए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ये माना जाए, पिछले कुछ दिनों में से जो दिल्ली में चल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी मेयरों का धरना हो, मुख्यमंत्री के घर के बाहर सीसीटीवी का तोड़ना हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर में प्रदर्शन के दौरान घुस जाना हो, या दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ करने का मामला हो, ये सीरीज चली आ रही है। जिस तरह से बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ टकराव चल रहा है, ठीक उसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टकराव चल रहा है, और इसका कोई सही गलत नहीं है, बस चले जा रहा है और कोई अंत भी फिलहाल नहीं दिख रहा है। और इस टकराव के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं शरद। अब ये आज तो यहाँ पे अंदर में ही टकराव दिखाई दिया, लेकिन सड़कों पे भी और जल बोर्ड के सामने जिस तरह के प्रदर्शन हुए थे वो भी देखा गया था। काफ़ी वहाँ पर आरोप लगे कि अंदर आकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आकर तोड़फोड़ कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। ये सब ये जो लगातार चल रहा टकराव है, इसी का नतीजा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और आम आदमी पार्टी ये कह रही है इसमें कि जब से हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर जाकर खुलकर किसानों को समर्थन देकर आए हैं, तब से ही बीजेपी उनको घेरने के लिए कोशिश कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में कोरोना चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी जो जिनका 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, ऐसा उनका दावा है, 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, जिसकी वजह से एमसीडी जो है, जो फ्रंट में काम करती है साफ सफाई के लिए, वो अपने लोगों को सैलरी भी नहीं दे पा रही है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2500 करोड़ रुपए जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से लेना था वो माफ कर दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है ये घोटाला है। तो ये सारी बातें चल रही है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सही क्या है, क्या वाकई में 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से नगर निगम को लेने हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने जितना देना था वो दे चुके हैं। इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि अगर वाकई ऐसा है तो अधिकारी जो हैं दिल्ली सरकार के, वो तो केंद्र सरकार के तहत ही आते हैं, तो अधिकारी क्यों नहीं इस बात को कह देते कि वाकई 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगम के दिल्ली सरकार ने देने हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सही गलत की बात नहीं है, इसमें जिसके हाथ में जो आ जा रहा है वो वही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। अब ये नहीं पता कि 2500 करोड़ रुपए जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से लेने थे, क्या इसको घोटाला कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, या इसको हेराफेरी कहा जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बॉर्डर पर जब से किसानों और केंद्र सरकार का टकराव चल रहा है, ठीक उसी तरह से अलग अलग रूप में हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टकराव चल रहा है। जबकि ऐसी उम्मीद इस समय बिल्कुल नहीं की जा सकती कि क्योंकि पहले से ही हर कोई बिजी है किसानों के अंदर में, लेकिन यहाँ पर अपना समय दोनों पार्टियों ने निकाल रखा है एक दूसरे के साथ एक नूरा कुश्ती करने के लिए। जी, तो ये नूरा कुश्ती है जो जारी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है। और आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। मुंबई के अस्पतालों में एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वैक्सीन के ट्रायल के लिए अब लोग नहीं मिल रहे हैं।
तो दुनिया भर में तमाम लोगों को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन अब आ रही है, लेकिन इसके ट्रायल चल रहे हैं। और अब जब वैक्सीन आ गई है तो एक मुसीबत ये आ रही है कि वॉलंटियर्स सामने नहीं मिल रहे जिनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल हो। मुंबई के अस्पतालों में कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए लोग नहीं हैं। अस्पताल के डीन जहां अपील कर रहे हैं, निगम पार्षद जमीन पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उधर सामाजिक संगठन वैक्सीन पर सवाल भी उठा रहे हैं और इसलिए लोगों के मन में शंका भी है। मुंबई में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रायल के लिए अस्पताल को वॉलंटियर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जेजे और साइन अस्पतालों में 1,000 लोगों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल होना है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक जेजे अस्पताल में 399 लोगों ने और साइन अस्पताल में करीब 350 लोगों ने ही वैक्सीन ट्रायल के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है। सायन अस्पताल के डीन डॉक्टर मोहन जोशी ने मुंबई करों से आगे आने की अपील की है। जो लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो और 60 साल से कम उम्र के हो, ये सायन हॉस्पिटल में हमारी वैक्सीन ट्रायल में 9 से 4 बजे तक आ सकते हैं। उनको वैक्सीन दिया जाएगा और दूसरा डोज जो रहेगा वो 28 दिन के बाद में दिया जाएगा। और ये 28 दिन पूरे उनको वेरी केयरफुली मॉनिटर किया जाएगा। मेरी ये सब लोगों को विनती है कि आप सायन हॉस्पिटल की ट्रायल में स्वयं स्फूर्ति से पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाइए। आपको वैक्सीन जल्दी मिलेगा बिफोर द एक्चुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट्स। म्यूनिसिपल काउंसलर नेहल शाह भी अपने वार्ड में वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए जो हमें वॉलंटियर्स चाहिए उसका अवेयरनेस बहुत कम है और इस वजह से लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ रजिस्टर करना है और किस तरह से उन्होंने वॉलंटियर करना है इस वैक्सीनेशन के लिए। तो इस हिसाब से काफ़ी कम वॉलंटियर्स आगे आ रहे हैं लोगों को, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन हम एक म्यूनसिपल काउंसलर के नाते मैंने अपने वार्ड में बहुत सारे हमारे रेसिडेंट्स ने भी पूछा था कि मैडम हम रेडी हैं वैक्सीनेशन की ट्रायल्स के लिए वॉलंटियर बनने के लिए। तो मैंने अपने यहाँ एक पूरा मैसेज बना के भेजा था मेरे रेसिडेंट्स को कि यहाँ इस तरह की ट्रायल्स हो रही है और आप अगर वॉलंटियर करना चाहें तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे वैक्सीन को लेकर कई भ्रम चिंताएं भी बरकरार हैं। And especially this vaccine which is coming out, it is so dangerous. ये जो वैक्सीन आ रही है ये मुझे बहुत खतरनाक लग रही है। ये mRNA वैक्सीन बताई जा रही है जिसमें इंसान के DNA को बदलने की क्षमता बताई जा रही है। फ्लू की तरह बीमारी के लिए ऐसी वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? तो जाहिर है मैं ये खुद नहीं लेने वाली, ना अपने परिवार वालों को दूंगी। So definitely I am a big no for any kind of vaccines and this vaccine is a big no. Will never give it, will never take it, never give it to any of my family members too. सरकार बीएमसी लगातार लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां कम करने की कोशिश में है। इसके लिए मुंबई के कई अस्पतालों में अलग से कॉल सेंटर की व्यवस्था भी हुई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। खालसा एड ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए एक छोटा सा मॉल खोला है। एक तरह से ये ज़रूरत के सामान का लंगर है जहां किसान कुछ भी खरीदें सब फ्री है। भीड़ से बचने के लिए टोकन सिस्टम रखा गया है। मॉल खुलने का समय सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक है। मॉल चलाने वाले कुलबीर सिंह और शॉपिंग करने आए कुछ किसानों से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके लिए खालसा एड ने एक छोटा सा मॉल खोला हुआ है जिसमें आपको ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। इस तरफ आएंगे तो आपको सर्दी से बचाव के लिए रजाइयाँ नज़र आएंगी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आपको चप्पल, जूते और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको बिस्किट, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की वो आपको हर एक चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपको दिखाऊं कि पानी गर्म करने के लिए जो बॉटल्स होती हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। साथ में मोजे, सॉक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। या जो
और जो सामान, जो गर्म कपड़े हैं वो यहाँ पर तौलिए हैं, गर्म शॉल हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ज़रूरत की वो आपको हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे ख़ास बात ये है कि जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है ये सारा सामान आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उनको ये पूरा सामान फ्री में दिया जा रहा है। सामने देखें कि यहाँ पर पूरा जो स्टॉक है वो रखा हुआ है सामान का, और यहाँ पर जितना भी सामान आपको दिया जाएगा वो सारा सामान आपको फ्री मिलेगा। तो इस तरह से ये जो मॉल है, किसान मॉल इसे कहते हैं, छोटा सा मॉल है लेकिन सिंधु बॉर्डर पर, सड़क पर ही खुला हुआ है। आपने क्या लिया सर? 2 कंबल, 2 जैकटा, 2 बूट जोड़ी की जा रही, अच्छा, ते जराबां 2 जोड़े, अच्छा, बनाना लैक, अच्छा, अंडर भी ले है। अच्छा, हाँ जी, ये सारा सामान लिया है? हाँ जी सारा। कोई पैसे देने पड़े आपको? नहीं, पैसा नहीं कोई, पूरा सामान फ्री है? हाँ जी। अच्छा, तो इसकी जरूरत थी आपको अभी? हाँ जी जरूर। कब से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? हम 25 तारीख से आए हैं। 25 तारीख से आए? हाँ जी, नवंबर की। अच्छा, तो आप देखें किस तरह से किसान यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। इतना सारा सामान इन्होंने लिया हुआ है, ये पूरा सामान इनके लिए फ्री है। अपने ज़रूरत का सारा सामान ये यहाँ से ले जा रहे हैं जो कि फ्री है। तो बहुत सारे किसान यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं जो कि फ्री सामान दिया जा रहा है। चाहे किसी भी तरह का सामान यहाँ से किसान ले रहे हों। जो इस मॉल को चलाने वाले हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुलबीर सिंह। कुलबीर जी, ये आपने कब से मॉल खोला हुआ है, क्या क्या सामान यहाँ पर दे रहे हैं और क्या पूरा सामान फ्री दे रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली फ्री है। जैसे लंगर चलता है हमारा, ये एसेंशियल सामान का लंगर है। अच्छा। ये मॉल उस लंगर के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहा है। अच्छा। उस हिसाब से चल रहा है। अच्छा। और इसकी शुरुआत सर सिंघू बॉर्डर पे तो कल से हुई है। कल हमारा पहला दिन था, आज सेकंड डे है। अच्छा। और टिकरी पे 1 हफ्ते से ये चीज़ चल रही है। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग पर डे आते होंगे? सर, शुरुआत के पहले दिन अगर मैं आपको बताऊं तो 200-250 बंदे की एंट्री थी हमारे पास। अच्छा। बिकॉज हम टोकन बांट के ही कर रहे हैं सिस्टम। अच्छा। पहला प्रोसीजर क्या था कि लाइनें लग रही थी, लाइनों के हिसाब से चल रहा था सारा। तो उसमें सारा सा ना मैसअप सा हो रहा था, हौच पौच हो रहा था। लोकल लोग भी आ रहे थे, वेस्टेज का डर ज़्यादा हो रहा था। उस चीज़ को देखते हुए इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है। इसमें क्या करते हैं हम, एक टीम हमारी जो वॉलंटियर्स की है वो एक दिन पहले जाके जो ट्रॉलियाँ हैं, जहाँ किसानों के टेंट लगे हुए हैं, जहाँ पे वो रिहायशी रखी हुई है या लंगर चल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे किसान भाई हैं उनको टोकन इशू करके आते हैं। पर पर्सन 1 टोकन इशू करके आते हैं। उनको टाइमिंग दे रखी है, 9 से शाम को 5 बजे तक हमारा ये मॉल ओपन रहेगा। आप कभी भी आके अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान ले सकते हैं हमारे से। तो इस सिस्टम से क्या होता है, थोड़ा हौच पौच भी कम हुआ है, लोकल लोग भी नहीं आ सकते। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था वो है किसानों की डिग्निटी का। वो सबसे ज़्यादा हुआ फ़ायदा इस चीज़ का कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट से आ रहे हैं, अपने मर्जी से सामान ले रहे हैं, उनको जो चाहिए वो ले रहे हैं और जा रहे हैं। लाइनों में खड़े रहने का कोई वो नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई सिस्टम नहीं रहा। तो देखा आपने ये अनोखा मॉल जो सिंघू बॉर्डर पर अब खड़ा हो गया है और यहाँ पर तमाम चीज़ें मुफ्त हैं, यानी कि सुविधा की जितनी भी चीज़ हो सकती है किसानों के लिए जो यहाँ पर लगातार आंदोलन में बैठे हुए हैं उनके लिए ये इंतज़ाम किया गया है और सभी चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं। ज़रूरत की तमाम बुनियादी चीज़ों के अलावा रज़ाई और जूते चप्पल तमाम चीज़ें मिल रही हैं। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।